नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिथिया। मित्रों, जैसा कि चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। हालांकि इस बीच 2022 में और 2023 में करीब 9-10 विधानसभाओं के चुनाव होना भी बाकी है। लेकिन इन विधानसभाओं के चुनावों की अलग से तैयारी चल रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, वह भी इस बार कमर कस रहा है। विपक्ष के नेता कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के टक्कर दी जाए। इस मामले में नीतीश कुमार ने बढ़त ली है और वह सभी नेताओं को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर किस प्रकार काम करती है, वह इस बार देखने को मिल रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि वे उन इलाकों में जाएं और रिपोर्ट तैयार करें जहां 2019 में भाजपा हारी है। तो ऐसी 144 सीटें हैं जहां भाजपा दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 50% सीटें पिछली बार हारी हुई जीतनी है। यानी 144 में से 77 सीटें भाजपा ने लक्ष्य निर्धारित किया है जीतने का। लेकिन भाजपा के लिए कमजोर कड़ी है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अपने पैर पसारने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नया और बड़ा सोच रही है। यह सोच है कि ईसाइयों को अपने साथ कैसे लाया जाए। भारत के कुल ईसाइयों में से आधे दक्षिण भारत के 5 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं। इसके बाद उनकी ज्यादा संख्या गोवा और पूर्वोत्तर के राज्यों में है। उत्तर भारत में नगण्य है, कोई ज्यादा प्रभाव ईसाई नहीं रखते हैं। तो ईसाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा का आरएसएस से भी गहन विचार विमर्श हुआ है। आरएसएस खुद भी इस लाइन पर 2016 से सोच रहा है, जब आरएसएस के कुछ नेताओं ने कुछ पादरियों के साथ विचार विमर्श किया था। हालांकि उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। उसके अगले साल 2017 में आगरा की एक चर्च से जुड़े हुए एक प्रभावशाली ईसाई परिवार ने खुद आरएसएस से संपर्क साधा था। तब से हिंदुओं और ईसाइयों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए चर्च और संघ में किसी ना किसी स्तर पर किसी ना किसी रूप में बातचीत चल रही है। हिंदुओं और ईसाइयों के नजदीक आने की संभावनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि हिंदुओं की तरह ईसाई लड़कियां भी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। दक्षिण में ईसाइयों के साथ रणनीतिक गठजोड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से हरी झंडी मिल चुकी है। वैसे अभी तक का जो ट्रेंड है, भारत के ईसाई कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद यह समर्थन एक तरफा हो गया है। क्षेत्रीय पार्टियों को अगर ईसाई वोट देते हैं जहां जहां कांग्रेस कमजोर है तो उसको छोड़ दें। बाकी जगह पर जहां कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी होगी या पहले नंबर की पार्टी होगी, वहां ईसाई वोट मोटे तौर पर कांग्रेस को ही जाता है। हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण में जिन लोगों से सवाल पूछे गए उनमें से 30% ईसाइयों ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। 10% ने कहा कि उन्होंने भाजपा को वोट किया। यह भाजपा के भारत के सभी प्रमुख धार्मिक समूहों में से सबसे कम हिस्सेदारी के वोट हैं।
2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को दक्षिण में सबसे कम वोट शेयर भी मिला था और इसके बाद से ही आरएसएस और भाजपा में यह विचार विमर्श शुरू हुआ कि दक्षिण में अपने पांव जमाने के लिए किस प्रकार ईसाइयों को अपने साथ जोड़ा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें जो ज्यादा लोग होंगे, जो टारगेट है बीजेपी का, वो है ईसाई और सिख। आपने देखा होगा पंजाब विधानसभा चुनाव में और इस चुनाव के बाद बड़े तादाद में सिख भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और अब यह ट्रेंड शुरू होना है ईसाइयों को भारतीय जनता पार्टी में लाने का। और 5 करोड़ वोटर हासिल करने का जो लक्ष्य है, इसे हासिल करने के लिए दक्षिण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए ही आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन का दौरा किया था और वहां वेटिकन में उन्होंने पोप फ्रांसिस के साथ 1 घंटे तक बातचीत की। हालांकि बातचीत सिर्फ 20 मिनट की तय थी, लेकिन बातचीत का जब सिलसिला शुरू हुआ तो दुनिया भर के अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें मुस्लिम कट्टरवाद, मुस्लिम आतंकवाद भी एक विषय था। असल में यह बातचीत ईसाइयों को और हिंदुओं को एक दूसरे के नजदीक लाने पर केंद्रित थी। इसके बाद पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में आरएसएस की केंद्रीय समिति के सदस्य इंद्रेश जी ने दिल्ली में दुनिया के कई देशों के 90 पादरियों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से हुई मुलाकात को सकारात्मक कदम बताया गया। इसका सीधा असर फिर बाद में हमने गोवा विधानसभा के चुनाव में देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 40 उम्मीदवारों में से 12 ईसाइयों को टिकट दिए। गोवा विधानसभा की 40 सीटें हैं, 40 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए, इनमें से 12 ईसाई थे। गोवा में ईसाइयों की आबादी 25% है और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यह उनकी आबादी से ज्यादा टिकट थे, क्योंकि 25% के हिसाब से 10 टिकट बनती है। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में 3 मंत्री कैथोलिक ईसाई हैं। भाजपा के 12 ईसाई उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार जीते हैं। बाद में जिन 7 अन्य विधायकों ने समर्थन दिया सरकार में, उनमें ज्यादातर ईसाई हैं। तो गोवा के इस प्रयोग को अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में दोहराने की योजना पर विचार चल रहा है। भाजपा ने तेलंगाना के एक प्रभावशाली ईसाई उद्योगपति के पाल से संपर्क साधा है। के पाल वह व्यक्ति है जिन्होंने तेलंगाना के निर्माण में केसीआर को फंडिंग की थी, लेकिन तेलंगाना आंदोलन के दौरान ही उन्होंने 2008 में अपनी प्रजा शांति पार्टी का गठन भी कर लिया था, लेकिन उनकी पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। ईसाइयों में के पाल का अच्छा प्रभाव है, लेकिन उसकी छवि विवादास्पद भी है। 2012 में उन्हें हत्या की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक महिला को अमेरिका का वीजा दिलाने के लिए पैसे लेने का आरोप भी दायर हुआ था। अगर वह अपनी पार्टी प्रजा शांति पार्टी का भाजपा से चुनावी गठबंधन कर लेते हैं, तो इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा होगा। प्रजा शांति पार्टी को भी फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ईसाई अच्छी खासी तादाद में हैं। कुछ सीटों पर वो मायने रखते हैं। इसी तरह कर्नाटक में भी ईसाई समुदाय के साथ बातचीत चल रही है।
गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक के प्रयोग को बाद में तमिलनाडु और केरल में भी दोहराया जाएगा। हालांकि आंध्र में यह संभव नहीं होगा क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद ईसाई हैं। इसलिए फिलहाल वहां भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलेगी। लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में यह प्रयोग आंध्र प्रदेश में भी किया जाएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।